वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गीगर म्यूलर काउंटर या जीएम काउंटर या गीगर म्यूलर ट्यूब। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम अल्फ़ा बीटा या गामा रेडिएशंस या कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये ट्यूब बनाया गया था और यूज़ किया गया था 1928 में और ये बनाया था गीगर और म्यूलर ने। इस जीएम काउंटर या डिवाइस के बहुत सारे मॉडल्स हैं, अलग अलग डिज़ाइन हैं, लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले सिंपल सा एक डिज़ाइन डिस्कस करने वाले हैं। इस गीगर म्यूलर ट्यूब में या डिवाइस में सबसे पहले एक सिलेंडर रहता है, जिसे जो मेटेलिक सिलेंडर रहता है, फॉर एग्जांपल कॉपर का बना रहता है, और इस मेटेलिक सिलेंडर के सेंटर में एक वायर रहती है, टंगस्टन वायर। लेकिन ये सिलेंडर और वायर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, ये सेपरेट किए जाते हैं बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक इबोनाइट प्लग। इससे इनको सेपरेट किया जाता है ताकि ये एक दूसरे के साथ में टच न हो जाए। फिर इस सिलेंडर को और इस वायर को एक बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, जो एक हाई वोल्टेज बैटरी रहती है, जिसकी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस 1200 से लेके 1600 वोल्ट के आसपास होता है। और इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो जोड़ा जाता है इस टंगस्टन वायर के साथ। तो टंगस्टन वायर यहाँ पे एक्ट करता है एज एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज अटैच्ड टू दिस सिलेंडर। तो सिलेंडर कह सकता हूँ मैं। फिर ये एक्ट करता है एज कैथोड, यानी नेगेटिव चार्ज रहता है इसका, सिलेंडर का नेगेटिव चार्ज और टंगस्टन वायर का पॉजिटिव चार्ज। और इस सिलेंडर में यहाँ पे एक कॉर्ड्स विंडो रहती है, अंदर फिल किया जाता है गैस, वो एर्गॉन या नियॉन या हीलियम भी रह सकता है, और अल्कोहल वेपर्स। ये 90:10 रेशियो में रहते हैं, यानी 90% ये नोबल गैस प्लस 10% रहता है यहाँ पे अल्कोहल वेपर्स। ये अल्कोहल एज क्वेंचर काम करता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और इन गैसेस का जो प्रेशर है वो बहुत कम रखा जाता है, लो प्रेशर पे रखा जाता है, जैसे 100 mmHg। अब इन वायर्स को, ये जो यहाँ पे ये जो डिवाइस है, इसको जोड़ा जाता है यहाँ पे एक एम्पलीफायर के साथ में, और एम्पलीफायर के साथ में एक स्केलर रहता है, एक काउंटर रहता है और एक स्पीकर रहता है, जिससे हमें सिग्नल मिलती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कितने रेडिएशंस आ गए। अब ये काम कैसे करता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर मुझे कोई रेडियो एक्टिव रे डिटेक्ट करनी है, तो जिस मटेरियल से वो रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल मैं इस विंडो के सामने रखूँगा, कॉर्ड्स विंडो के सामने। यहाँ पे वोल्टेज ऑन करूँगा। अब इस वायर और कॉपर सिलेंडर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा, लेकिन करंट इसमें पास नहीं होगा। अब जब यहाँ पे रेडिएशन इसके थ्रू पास हो जाती है, तो रेडिएशन जो ही एंटर होती है, ये रेडिएशंस इन गैसेस के साथ में स्ट्राइक कर जाती हैं और इस गैस को ये आयोनाइज करता है। इन्हें गैस के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे एक आयन और एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बन गया और एक आयन बन गया। आयन तो पॉजिटिवली चार्जड है और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्जड। तो नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स एनोड, और ये जो पॉजिटिवली चार्जड कैटायन है, आयन है, इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, यानी मेटेलिक सिलेंडर, या ये इस साइड में भी ऐसे मूव हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव आयन। और ये मूवमेंट ऑफ आयन और इलेक्ट्रॉन अंडर हाई वोल्टेज होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन भी एक्सेलरेट होगा और ये आयन भी एक्सेलरेट होगा, यानी ये फास्ट मूव होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव होता है, तो इस एक्सेलरेशन के दौरान ये दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स के साथ में, जो इस ट्यूब में रहते हैं, उनके साथ में स्ट्राइक कर जाता है और उन गैस मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करता है। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, इसने एर्गॉन के साथ में स्ट्राइक किया, तो यहाँ पे एर्गॉन का आयन, पॉजिटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक्सेलरेट होंगे, ये फर्दर गैस मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक एक कास्केड प्रोसेस हो जाता है, यानी बहुत सारे रिएक्शंस हो जाते हैं इस तरह के, बहुत सारे आयोनाइजेशन प्रोसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इजेक्ट आउट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं टुवर्ड्स टंगस्टन वायर। यानी ऐसा कह सकता हूँ फिर मैं, इलेक्ट्रॉन्स का एक तूफान सा यहाँ पे आ जाता है, ये सैलाब सा आ जाता है, जो इस पॉजिटिव टंगस्टन वायर की तरफ मूव होते हैं और पॉजिटिव
टंगस्टन वायर पे चिपक जाते हैं। इस तूफान को कहते हैं टाउनसेंड एवलांचे। तो इसका मतलब ये हुआ जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वो सब के सब पॉजिटिव वायर की तरफ जाते हैं, और जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं कैटायन्स वो जाते हैं नेगेटिव सिलेंडर की तरफ यानी कैथोड की तरफ। इससे यहाँ पे करंट पास हो जाता है, या मैं बोलूँगा यहाँ पे कंडक्टेंस आ जाता है, आयनिक कंडक्टेंस। और वो कंडक्टेंस यहाँ पे हमें सिग्नल के थ्रू मिल जाता है, जिसे ये एम्पलीफाई करता है, स्केलर इसको स्केल अप करता है, और काउंटर इस सिग्नल को काउंट करता है, और हमें यहाँ पे एक पल्स मिलता है, पल्स पीक मिलती है। और ये पल्स की वजह से हम यहाँ पे इससे साउंड भी प्रोड्यूस होती है, जो साउंड हमें स्पीकर के ज़रिए से सुनाई भी दी जा सकती है। क्लियर? अब नटशल में हम ये कह सकते हैं कि एक आयोनाइजेशन की वजह से बहुत सारे कास्केड प्रोसेस हो गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास हो गया, एक सिग्नल पास हो गया, एक पल्स पास हो गया, जो हमें इस काउंटर पे दिखाई देता है इस पल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक रेडिएशन एंटर हुई जिसने गैस को आयोनाइज कर दिया। ठीक, अब इसके साथ साथ में दूसरी भी चीज़ें होती है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एनोड की तरफ, और जो पॉजिटिव आयन्स है कैटायन वो जा रहा है कैथोड की तरफ। तो इस प्रोसेस के दौरान, अप डाउन प्रोसेस के दौरान, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज आपस में टकरा भी सकते हैं, और यानी यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव आयन है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये दोनों टकरा सकते हैं आपस में, और कोलाइड करके ये न्यूट्रलाइज हो सकते हैं, वापस एर्गॉन न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल बन सकता है, गैस एटम बन सकता है। तो इस कोलिजन के दौरान यहाँ पे एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, या मैं कह सकता हूँ फोटॉन। अब वो जो फोटॉन निकलते हैं यहाँ से, लाइट जो निकलती है, ये फर्दर गैस मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर सकते हैं अगर इनमें एनर्जी रही तो। अगर इनकी एनर्जी सफिशेंट रही तो ये बाकी जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे उनको भी आयोनाइज कर सकता है। तो यहाँ पे फिर से आयन्स बनेंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, और एक नया एवलांच प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी एवलांच। और ये सेकेंडरी एवलांच हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये हमारे रिजल्ट्स में थोड़ी सी खलबली ला सकता है, क्योंकि ये यहीं तक नहीं रुकता, इसमें और भी कुछ चीज़ें हो जाती है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, ये जो एक पॉजिटिव आयन का और इलेक्ट्रॉन का मिलना, कोलाइड होना, और इसके बाद इससे लाइट निकलना, इसको हम कहते हैं ब्रिमस्टरलंग इफेक्ट, ब्रिमस्टरलंग इफेक्ट या ब्रिमस्टरलंग इफेक्ट। ये एक एक्चुअली जर्मन वर्ड है, ब्रेमसन और स्टरलंग। ब्रेमसन का मतलब रहता है टू ब्रेक, और स्टरलंग का मतलब रहता है रेडिएशन, यानी टू ब्रेक रेडिएशन, यानी टू इमिट रेडिएशन। यहाँ पे एक रेडिएशन निकलती है जिससे फर्दर आयोनाइजेशन हो सकती है, और हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ गड़बड़ वाले या वेरिएबल रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। दूसरी बात, हमें मालूम है कि तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स टंगस्टन वायर पे ऐड हो जाते हैं, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाते हैं, और तमाम पॉजिटिव आयन्स यहाँ पे सिलेंडर की वॉल पे चिपक जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू यहाँ पे ऐसे जाएंगे, पास हो जाएंगे, और इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास होने के बाद में फिर इसकी तरफ जाएंगे, यहाँ पे सिलेंडर की तरफ। सिलेंडर पे पॉजिटिव आयन्स होंगे और यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो यहाँ पे फिर से एक न्यूट्रलाइजेशन होगा। एक बार तो आयोनाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टाउनसेंड एवलांच आ गया, तो टाउनसेंड एवलांच की वजह से हमें एक सिग्नल भी मिल गया। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इन आयन्स के साथ में रिकम्बाइन होके इनको फिर से न्यूट्रलाइज करेंगे, या न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे। या मैं ऐसा कह सकता हूँ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल इलेक्ट्रॉन्स प्लस दीज आयन्स कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रल एर्गॉन गैस मॉलिक्यूल्स या एटम्स। ठीक है, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो इनको हम मॉलिक्यूल्स एटम्स भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे रिजनरेशन ऑफ गैस होती है, लेकिन इस रिजनरेशन में कुछ टाइम लग जाता है, ये कुछ टाइम ज़ाया कर देता है, यानी इस टाइम पे ये इंस्ट्रूमेंट फर्दर रेडिएशंस को डिटेक्ट नहीं कर सकता है, और ये टाइम लैग रहता है 200 to 400 माइक्रो सेकेंड्स का, यानी बहुत छोटा टाइम लैग रहता है
लेकिन इस दौरान कोई भी रेडिएशन डिटेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इस दौरान ये रिजनरेशन ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल्स या गैशियस एटम्स हो जाता है, ठीक है। और इस टाइम को हम कहते हैं डेड टाइम। तो डेड टाइम के दौरान कोई भी रेडिएशन डिटेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब एक बार जो रेडिएशंस आ गए वो पहले डिटेक्ट होंगे, वो सिग्नल देंगे, उसके बाद में बीच में गैप रहेगा, उसके बाद में दूसरा सिग्नल हमें नज़र आएगा। लेकिन इस गैप के बीच में, एक सिग्नल और दूसरे सिग्नल के बनने के बीच में अगर कोई रेडिएशन एंटर हो गई तो वो वाली रेडिएशन डिटेक्ट नहीं होगी और वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, हमें सही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हालांकि ये इंस्ट्रूमेंट अप टू 1000 काउंट्स पर सेकंड हमें देता है, यानी 1000 काउंट्स तक हमें पर सेकंड मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी ये जो टाइम लैग है इससे प्रॉब्लम आ जाती है, ये डेड टाइम की वजह से। अब इस डेड टाइम को कैसे हम ख़त्म करेंगे, इसके लिए हमारे पास में तरीका है। देखो, डेड टाइम जितना ज़्यादा होगा उतने रिजल्ट्स हमें इम्प्रॉपर मिलेंगे, और डेड टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकेंडरी एवलांची बाय ब्रेमस्टर-लंग इफेक्ट, यानी जो आयन और इलेक्ट्रॉन का रिकम्बिनेशन होता है उसकी वजह से डेड टाइम बढ़ जाता है। अगर वो रिकम्बिनेशन कम हो गया तो हम डेड टाइम को भी कम कर सकते हैं, और डेड टाइम को कम करने के लिए हम क्वंचिंग का इस्तेमाल करते हैं। और क्वंचिंग दो तरीक़ों से होती है, एक होता है इंटरनल क्वंचिंग और दूसरा रहता है एक्सटर्नल क्वंचिंग। अब इंटरनल क्वंचिंग जो है वो हम कर सकते हैं केमिकल से, लाइक अल्कोहल। इसीलिए हम इस ट्यूब में पहले से ही 10% अल्कोहल रख देते हैं एर्गॉन गैस के साथ में। अल्कोहल क्या करता है, जो भी इस पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉनिक कम्बिनेशन के दौरान फोटोन निकलता है, वो फोटॉन्स को वो एब्जॉर्ब करता है और इससे सेकेंडरी एवलांच यहाँ पे नहीं होता है, यानी फोटोन की वजह से फर्दर आयोनाइजेशन नहीं होती, ठीक है। और उससे डेड टाइम जो है वो कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, राइट। और ये अननेसेसरी एवलांच यहाँ पे स्टॉप हो जाता है अगर अल्कोहल्स ये फोटोन एब्जॉर्ब करें तो, इसीलिए हम अल्कोहल को इसमें रखते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है एक्सटर्नल तरीका, यानी हम एक सिग्नल के बाद में सिस्टम को शट डाउन करते हैं ताकि हमें दूसरी रेडिएशन यहाँ पे एंटर ना हो और हमें दूसरी रेडिएशन की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम फिर रुक जाते हैं कुछ देर के लिए, इसको बंद करते हैं और फिर से दोबारा शुरू करते हैं ताकि ये फिर से रिलैक्स हो जाए सिस्टम और फिर से ये तैयार हो जाए डिटेक्शन के लिए, ठीक है। अब ये जो तरीका है, ये जो गीगर म्यूलर काउंटर है, इसमें कुछ मेरिट्स भी हैं लेकिन कुछ डीमेरिट्स भी है। मेरिट ये है कि ये हाईली सेंसिटिव रहता है और इजी टू ऑपरेट रहता है, और इसमें जो साइज़ ऑफ पल्स रहता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी रेडिएशन कोई भी हो उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये नंबर ऑफ रेडिएशंस पे डिपेंड करता है। जितनी इंटेंसिटी रेडिएशन की ज़्यादा होगी उतना बड़ा पल्स बनेगा, और ये लार्ज पल्सेस प्रोड्यूस करता है, स्मॉल पल्सेस इसमें नहीं बनते क्योंकि इसमें एवलांच इफेक्ट होता है। और इसलिए क्योंकि लार्ज पल्स बनता है तो इसमें एम्प्लीफिकेशन की जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ डिमेरिट्स है, ये अल्फ़ा बीटा और गामा रेज के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि कौन सी रे आ गई और कौन सी नहीं। दूसरा, ये सेंसिटिव तो है लेकिन अगर शॉर्ट टाइम होगा, सपोज नैनो सेकंड में हमें एनालिसिस करना हो, यानी नैनो सेकंड एनालिसिस, उसके लिए ये सेंसिटिव नहीं है, इतना सेंसिटिव ये नहीं है। तो ये था गीगर म्यूलर काउंटर। आपने यहाँ पे देखा कि कैसे डिटेक्शन होती है और कैसे हम किसी पार्टिकल या रे को डिटेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा।